हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने काइडो और लूफी की बैटल देखी थी, जहां पर लूफी ने काइडो को जम के पीटा, काफी ज्यादा पीटा, मार मार के भूसा भर दिया। लेकिन बाद में हमें पता पड़ता है कि काइडो को तो खरोच भी नहीं आई है और उसके बाद काइडो एक अटैक यूज करता है और वो लूफी को नॉकआउट कर देता है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है काइडो से, जहां पर वो अपने साथियों से बोलता है कि इसे बांध दो और हां, एक बार जब इसकी हिम्मत टूट जाएगी तब हम इसे अपनी टीम में ले लेंगे। ये बोलकर काइडो वहां से जा रहा होता है और जाते जाते ये भी बोलता है कि सुन लो, ब्रॉड शीट में कोई भी पायरेट नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि यहां के लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता पड़े। ये बोलकर काइडो वहां से जा रहा होता है और फिर हमें उसके साथी दिखाए जाते हैं जो कि लूफी को उठा रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ में खून लग जाता है, जिस वजह से वो उसे उठाने से मना कर देते हैं। लूफी जो कि बेहोश पड़ा होता है, तभी वो कॉन्करर हाकी का यूज करता है और उन चारों को नॉकआउट कर देता है। ये देखकर काइडो को गुस्सा आता है और बोलता है कि ये मत कहना कि तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है असुरा दोजी, जो कि लूफी की कॉन्करर हाकी देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल तो ओडिन सर करते थे, लेकिन ये बच्चा बेहोश पड़ा है, क्या तब भी ये इस टेक्निक का यूज कर सकता है? कौन है ये बच्चा? और इसके बाद हमें फिर दोबारा काइडो दिखाया जाता है, जो कि हमें बता रहा होता है कि किड भी कॉन्करर हाकी का यूज कर सकता है। ये बोलकर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और वहां से जा रहा होता है और जाते जाते ये बोलता है कि वैसे तो मुझे ट्रैफलगर लॉ को भी धरना था, लेकिन मैं उसको अगली बार धर लूंगा, मेरे पीने का समय हो रहा है। इसके बाद हमें लॉ दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि सी स्टोन की कील भी होती है। इसके बाद वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है और अपने क्रू मेंबर्स के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हमें बाजिल हॉकिंस के साथी दिखाए जाते हैं, जो कि बाजिल हॉकिंस को बताते हैं कि सर, हमने हर तरफ ढूंढ लिया है, लेकिन हमें लॉक कहीं पर नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि वो टाउन से बाहर निकल गया है। इसके बाद बाजिल हॉकिंस अपने दूसरे साथियों से बोलता है कि मुगिवारा लूफी के हाथ में हथकड़ियां पहना दो, और ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने स्ट्रॉ हैट लूफी को पकड़ लिया है, वैसे मैं लॉ को भी पकड़ के रहूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओकेबोरे टाउन, जहां पर एक आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और शुरू उसकी देखभाल कर रही होती है। तो वहां पर वो इंसान शुरू से बोलता है कि लूफी तारो ने इतनी मेहनत करी और हमारे लिए खाना लेके आया, लेकिन वो सारा खाना अब बर्बाद हो चुका है। तो यहां पर शुरू बोलती है कि आप माफी मत मांगो, बस मुझे इसकी चिंता हो रही है कि कहीं उसे ये ना लगे कि उसने हमारी मदद करी, जिस वजह से काइडो ने यहां पर हमला कर दिया है। वो बहुत अच्छा इंसान है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है किनेमोन, जो कि 20 साल बाद अपनी वाइफ को देख रहा होता है, लेकिन उससे मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने आप से बोलते हैं कि पहले मुझे मेरा काम पूरा करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है असुरा दोजी, जो कि ओकेबोरे टाउन को छोड़ के जा रहा होता है और तभी किनेमोन की नजर उसके ऊपर पड़ती है। इसके बाद हमें ओकीकू दिखाई जाती है, जब वो माउंटेन के ऊपर पहुंचती है और माउंटेन की ऐसी हालत देखती है तो उसे लगता है कि यहां पर कोई नहीं बचा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर गड्ढे पे जाती है और वो चिल्लाने लगती है, क्या किसी को मेरी आवाज आ रही है? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? क्या कोई यहां पर है? और तभी चॉपर की आवाज आती है, ओकीकू, हम लोग यहां पर हैं। और कीकू अंदर झांकती है गड्ढे में, तो वहां पर सारे लोग ठीक होते हैं। इसके बाद जो चॉपर होता है वो गड्ढे में और नीचे जा रहा होता है, तो यहां पर सांजी स्काई वॉक का यूज करता है और सारी लेडीज को बाहर निकाल देता है। इसके बाद बाकी मेंबर्स भी बाहर निकल आते हैं और अब जो शिनोबू होती है वो बताती है कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, जब काइडो ने ब्लास्ट ब्रीथ का यूज किया था, तो यहां पर जो शिनोबू थी उसने एक टेक्निक का यूज किया था, जिसका नाम है रीपे रीपे एंटी सीमेंट जुत्सु। जिससे होता क्या है कि जो आसपास की जमीन थी वो एकदम मुलायम हो गई, वहां पर गड्ढा बन गया और ये लोग उसके अंदर गिर रहे थे। तभी जो चॉपर होता है वो गार्ड पॉइंट का यूज करता है और सारे लोग उसके ऊपर गिरते हैं और सब लोग बच जाते हैं। इसके बाद जो सांजी होता है वो बोलता है कि लूफी के साथ क्या हुआ है, और ब्रुक बोलते हैं कि हाँ, वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो काइडो से लड़ना चाहता है। तो यहां पर जो कीकू होती है वो बोलती है कि सब लोग तैयार हो जाओ सुनने के लिए, जो मैं अब तुम्हें बताने वाली हूं। फिर हमें ओतामा दिखाई जाती है, जो कि बेहोश पड़ी होती है। उसके पास डॉग स्टॉर्म होता है और वो बोलता है कि वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, वो एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि घोड़े पर सवार होते हैं और लूफी को रगड़ते हुए जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है, स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, और फ्रैंकी उस स्पेशल रिपोर्ट को
पढ़ रहा होता है जिसमें लूफी की शक्ल बनी होती है। तो जब वो लूफी को देखता है तो खुश होता है, लेकिन जब वो उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो एक अजीब सा मुंह बनाता है। और यही हाल रॉबिन का होता है और यही हाल उसोप का होता है। इसके बाद हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि सुशी खा रहा होता है और जाम पी रहा होता है। उसके बगल में एक बंदा बैठा होता है जो कि वो स्पेशल रिपोर्ट पढ़ रहा होता है। और यहां पर जोरो बोलता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहां पर वो इंसान बताता है कि देखो ये है कोई लूफी तारो नाम का बंदा जो कि काइडो से भिड़ गया था। और इसके बाद जोरो बोलता है कि अरे यार लूफी तुमने ये क्या कर दिया। इसके बाद हमें जेल दिखाई जाती है जिसमें से दो आंखें चमक रही होती हैं। इसके बाद वहां पर हमें और भी लोग दिखाए जाते हैं जिनसे काम करवाया जा रहा होता है और बोला जाता है कि काम करो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। और वो जगह होती है उडोन जहां पर लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा होता है और उनसे वेपन बनवाए जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें फिर दोबारा वही बंदा दिखाया जाता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और वहां पर दो लोग होते हैं जो कि उसके लिए खाना लाए होते हैं और खाने में होती है एक पॉइजन मछली। तो यहां पर एक इंसान बोलता है कि यार एक बात बता, हम इसे पॉइजन वाली मछली क्यों देते हैं। तो यहां पर दूसरा इंसान बोलता है कि भाई सुन, ये हमारा काम है, हमें इसे रोज एक पॉइजन मछली देनी है, वो भी हड्डियां निकाल के। लेकिन तभी घंटी बजती है कि नया कैदी आ गया है, नया कैदी आ गया है। तो यहां पर ये लोग करते क्या है कि उसकी हड्डी नहीं हटाते हैं और वैसे ही मछली उसे दे देते हैं। इसके बाद लूफी की एंट्री होती है उडोन में और जो उडोन के गार्ड्स होते हैं वो लूफी से सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन लूफी उन्हें कोई जवाब नहीं देता है, बस उन्हें घूर रहा होता है। तभी एक गार्ड लूफी के ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद हमें वही इंसान दिखाया जाता है जो पॉइजन वाली मछली खा रहा होता है। वो उसकी हड्डी बाहर निकालता है और उस गार्ड के ऊपर उसी हड्डी से हमला कर देता है। इसके बाद लूफी को लाकर एक जेल में डाल दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम यहां पर जब तक पड़े रहोगे जब तक तुम्हारी हिम्मत टूट नहीं जाती है और तुम काइडो के सामने झुकते नहीं हो। और लूफी होता है किड के साथ जहां पर ये दोनों बोल रहे होते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, अगली बार जब मिलेंगे तो तुझे पीटेंगे। इसके बाद हमें ग्लूम आइलैंड दिखाया जाता है और ये वही आइलैंड है जहां पर जोरो ने ट्रेनिंग ली थी। और यहां पर एक इंसान भी रहता है जिसका नाम है ड्रैक्यूल मीहॉक। ड्रैक्यूल मीहॉक हमें बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है घोस्ट प्रिंसेस पेरोना जो कि डोनट बना रही होती है और फिर वो डोनट ले जाती है मीहॉक के पास। वो बोलती है मीहॉक क्या तुम इसे खाओगे। तो यहां पर मीहॉक उसे खाने से मना कर देता है और पेरोना बोलती है कि मैंने इतने मेहनत से बनाए हैं लेकिन इस आदमी ने खाने से मना कर दिया है। और वो गुस्सा होती है और जाके सोफे के ऊपर बैठ जाती है और तभी उसकी नजरें जाती हैं न्यूज़पेपर के ऊपर और न्यूज़पेपर में छपी होती है गेको मोरिया के बारे में खबर। और वो उसे पढ़कर बहुत खुश होती है और वो ये सोचकर भी बहुत खुश होती है कि गेको मोरिया जिंदा है। तो वो वहां से जाने की बात करती है। वो जब जा रही होती है तो उसे याद आता है कि कितना बड़ा एहसान है ड्रैक्यूल मीहॉक का उसके ऊपर, क्योंकि जब उसे कुमा ने यहां पर भेजा था तो मीहॉक ने उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया और कपड़े भी दिए। तो ये सोचकर वो थोड़ी सी उदास भी हो जाती है। लेकिन यहां पर जो मीहॉक होता है वो उससे बोलते कि देखो तुम जा रही हो लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना और तुमने जाने का फैसला लिया है, बहुत सही टाइम पर फैसला लिया है क्योंकि रिवेरी में एक डिबेट छिड़ गई है। इसके बाद जो पेरोना होती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर हमें फुलालेड आइलैंड दिखाया जाता है जहां पर लोग मजे कर रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, तीन पत्ती खेल रहे होते हैं। और फिर हमें ब्लैक बियर्ड दिखाया जाता है जो कि साबो की न्यूज पढ़ रहा होता है। और फिर उस आइलैंड में आ जाता है गेको मोरिया अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ और वो फुलालेड के ऊपर हमला कर देता है। वहां के लोग होते हैं जो वो गेको मोरिया को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पास कोई भी तरीका नहीं है कि वो गेको मोरिया को रोक सकें। इसके बाद हमें गेको मोरिया के बारे में दिखाया जाता है या फिर मैं बोलूं बताया जाता है कि गेको मोरिया पहले एक शिचिबुकाई था और उसकी बाउंटी है 320 मिलियन बैरिज जो कि एक अच्छी बाउंटी है। इसके बाद जो ब्लैक बियर्ड होता है वो गेको मोरिया की गतिविधियों पर नजर रख रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है। इसके बाद हमें फिर दोबारा गेको मोरिया दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ब्लैक बियर्ड कहां पर है और मेरा साथी एब्सोलॉम कहां पर है, क्या तुमने उसे देखा है। इसके बाद हमें अवालो पिजारो दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये बंदा 4th शिप का कैप्टन है और वो बोलते हैं कि ये कौन इंसान है जो इतना शोर मचा रहा है। तो यहां पर उसके साथी उसे बताते हैं
कि सर इसका नाम है गेको मोरिया और पहले ये एक शिचिबुकाई था, लेकिन यहां पर ये अपने दोस्त को ढूंढने आया है जिसका नाम है एब्सलॉम। तो वो बोलता है कि अच्छा, गेको मोरिया आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एब्सलॉम के ऊपर। यहां पर एब्सलॉम बोलता है कि सर मैं यहां पर हूं, मुझे अपनी जिंदगी में काफी मजा आ रहा है और आप देख सकते हो कि ये आइलैंड कितना कमाल का है। तो यहां पर गेको मोरिया बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहां पर खुश हो और तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारा डेविल फ्रूट है वो बहुत ही कमाल का है और ब्लैक बियर्ड ऐसे ही डेविल फ्रूट्स को ढूंढ रहा है, तो तुम थोड़े से चौकन्ने रहना। गेको मोरिया एब्सलॉम को जब खुश देखता है तो वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को वापस भेज देता है, लेकिन तभी एक इंसान पेड़ को काटता है, ज़ॉम्बीज को काटता है और गेको मोरिया के ऊपर एक स्लैश रख देता है। ये आदमी कोई और नहीं, शिर्यू ऑफ द रेन होता है। शिर्यू गेको मोरिया से बोलता है मुझे पहचाना और मेरी नई पावर तुम्हें कैसे लगी, लेकिन यहां पर गेको मोरिया एकदम हैरान रह जाता है ये देखकर कि शिर्यू ऑफ द रेन जो पावर का इस्तेमाल कर रहा है ये पावर तो एब्सलॉम की है। और यहां पर गेको मोरिया समझ जाता है कि जो एब्सलॉम मेरे सामने है वो असली एब्सलॉम नहीं है। इसके बाद हमें शिर्यू के बारे में बताया जाता है कि ये सेकंड शिप का कैप्टन है और इसके बाद जो नकली एब्सलॉम होती है वो अपनी रियल फॉर्म में आती है और ये होती है कैटरीना डिवॉन। इसके बारे में भी हमें बताया जाता है कि डिवॉन 6वीं शिप की कैप्टन है और उसने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसका नाम है डॉग फ्रूट, जो कि एक मिथिकल टाइप है और वो उसे नाइनटेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। तो यहां पर गेको मोरिया बोलता है कि मैं तुम दोनों को ज़ॉम्बीज बना दूंगा। तो यहां पर कैटरीना डिवॉन बोलती है कि कोशिश कर लो, लेकिन गेको मोरिया करे क्या दोस्तों? एक तरफ है शिर्यू ऑफ द रेन और दूसरी तरफ है कैटरीना डिवॉन। इन दोनों को हरा पाना गेको मोरिया के लिए असंभव है। और इसके बाद कैटरीना डिवॉन बोलती है कि अगर तुम एब्सलॉम की डेड बॉडी को ढूंढना चाहते हो तो वो बगल में ही पड़ी है, जाके तुम देख सकते हो। और इसके बाद ब्लैक बियर्ड अपना मुक्का टाइट करता है और दीवार पर दे मारता है। उससे होता क्या है कि पूरा आइलैंड हिल पड़ता है और इसके बाद वो बोलता है कि गेको मोरिया तुम यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हो, यहाँ के लोग पार्टी कर रहे हैं और तुम पार्टी खराब कर रहे हो। दूसरी चीज, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? न्यूज़पेपर बहुत ही कमाल का था। रिवेरी के चौथे दिन रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कुमा को बचाने के लिए हमला कर दिया और उसी दौरान इनका सामना रेकोग्यू और फुजितोरा से हो गया। दूसरी तरफ लैंड ऑफ वानो में एक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम है काइडो, उसका सामना हो गया है कुछ नौजवान लॉन्डो से और बिग मॉम भी लैंड ऑफ वानो में जा रही है। यानी कि हर कोई गद्दी पर बैठना चाहता है, सारे ताकतवर लोग आपस में टकरा रहे हैं और एक दूसरे को मसल रहे हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।